नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आवर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत राव। आज हम अपने खास कार्यक्रम वकील साहब में आज उन वकीलों से मुलाकात कराएंगे जो हापुड़ कांड को लेकर लगातार अपनी आवाज़ बुलंद किए हुए हैं। ऐसे ही आज हमारे साथ दो वरिष्ठ अधिवक्ता जुड़े हुए हैं जो हापुड़ कांड को लेकर अपनी आवाज़ किस तरीके से शासन और प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं, इस विषय पर भी जानेंगे। आखिर में वकीलों का मुख्य मुद्दा क्या है। तमाम प्रदेशों में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार क्यों नहीं कर रही, इस विषय पे भी आज उनसे जानकारी लेंगे। हमारे साथ दो वरिष्ठ अधिवक्ता जुड़े हुए हैं जिसमें जितेंद्र कुमार त्रिपाठी और सौरभ श्रीवास्तव जी। इन दोनों से जानेंगे कि आखिर में इस बार क्या उन लोगों की मांग है। हमारे साथ दोनों अधिवक्ता जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत सर, हापुड़ कांड में जिस तरीके से एक गाजियाबाद में एक वकील की हत्या होती है, हापुड़ में वकील वहां विरोध प्रदर्शन जताते हैं और पुलिस ऐसी कार्रवाई करती है कि भीभत्स तरीके से वकीलों पर लाठीचार्ज किया जाता है। कई लोग घायल होते हैं, चोटिल होते हैं, तो कई को बेदम मारा भी जाता है। ऐसे में जो विरोध प्रदर्शन हुआ उसको किस लिहाजे से आप देखते हैं, क्या ये सही था? और पुलिस की कार्रवाई, हालांकि आपको दर्शकों बता दूं कि सीओ समेत 141 पुलिसकर्मियों पे इसमें मामला दर्ज हो गया है। आगे की रूपरेखा क्या होगी, हमारे दोनों अधिवक्ताओं से जानेंगे। सौरभ जी, सबसे पहले आपसे जानें कि हापुड़ कांड को लेकर उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए सबसे बड़ी एसोसिएशन लखनऊ बार एसोसिएशन और इसके साथ ही सेंट्रल बार एसोसिएशन दोनों मांगे रख रही हैं। क्या मांगे हैं? देखिए, जो हम लोग की मेन मुख्य मांग है कि हापुड़ कांड में जिन दोषी पुलिस वालों के खिलाफ हम लोगों ने आरोप पाया है और हम लोगों ने तहरीर दी है, सबसे पहले तो उनके ऊपर मुकदमा कायम हो जी। उसके अतिरिक्त वहाँ के डीएम और एसएसपी को वहाँ से तत्काल हटाया जाए। और जो मेन मुद्दा ये है कि डीएम और एसएसपी ने निरंकुश होकर जो इस तरह से अधिवक्ताओं पे अत्याचार किया जी, वो कतई हम लोग के नाकाबिले बर्दाश्त नहीं है, बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं है और उसको हम लोग बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। और शासन प्रशासन से हम लोग लगातार लगे हुए हैं कि हम अधिवक्ताओं की सुरक्षा हेतु कार्य करें। और सुरक्षा हेतु मुख्य मांग जो हम लोग की है वो ये है कि एक तो हम लोगों को एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट दिया जाए, जो आज तक यूपी में सबसे पहले लागू हो जाना चाहिए था, अब तक लागू नहीं है। तो ये हम लोग की मुख्य मांगे हैं और ये हम लोग का आंदोलन है, अधिवक्ताओं का आंदोलन है। कोई भी अधिवक्ता कहीं से अलग नहीं है, ना हापुड़ का लखनऊ से अलग है, ना लखनऊ का हापुड़ से अलग है जी। सभी अधिवक्ता एक साथ एक लय में अपनी मांग को रख रहे हैं और इसको उन्हें मानना ही पड़ेगा और उसके लिए हम लोग आंदोलनरत रहेंगे हमेशा। बिल्कुल। हमारे साथ जितेंद्र कुमार त्रिपाठी जी भी हैं। त्रिपाठी जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कल सीओ समेत 141 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, अब आगे की रूपरेखा क्या होगी? देखिए, इस विषय पर हमें ये कहना है कि ये जो प्रक्रिया कल शासन ने इसका निर्णय लिया जी, शासन से सबसे बड़ी शिकायत हमको ये है कि ये निर्णय उनको तत्काल प्रभाव से लेना चाहिए था। ये अधिवक्ताओं की पीड़ा है। अधिवक्ताओं की पीड़ा को बताने के लिए हमें 8 दिन का समय लग गया, सरकार को बताने के लिए और शासन को बताने के लिए, जो अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इतने दबाव के बाद ये अभियोग पंजीकृत किया गया और अभियोग पंजीकृत 141 पुलिसकर्मियों पे हुआ है जो सीओ समेत हैं। उसकी विवेचना भी पुलिस ही करेगी। तो यहाँ निष्पक्षता तो कहीं दिखाई नहीं दे रही कि विवेचना निष्पक्ष तरीके से हो पाएगी। तो हमारी अभी भी ये मांग बनी हुई है कि मात्र मुकदमा लिख देने से यहाँ खाना पूर्ति पूरी की गई है। मुकदमा लिख देने से अभी अनुतोष पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुआ है। इस अभियोग की जांच एक निश्चित स्पष्ट इकाई से, एक अलग इकाई से कराई, आयोग बनाया जाए। एसआईटी इन्होंने गठित की, एसआईटी गठित की, एसआईटी में भी इन्होंने पुलिस वालों को ही वो जांच दी। तो जिसने मारा है वो क्या जांच करेगा? हमारे पक्ष में तो आनी ही नहीं है। निष्पक्षता की भी गुंजाइश वहां खत्म हो जाती है। तो अभी फिलहाल इस मुकदमे से बहुत बड़ा संतोष अधिवक्ताओं में नहीं है, क्योंकि विवेचना होनी है, विवेचना पुलिस को ही करनी है। और जब पुलिस अपने ही लोगों की विवेचना करेगी तो निस्संदेह वो हमारी तरफ या उन पीड़ितों की तरफ नहीं जाएगी, कहीं ना कहीं प्रभावित करेगी। तो अभी अधिवक्ताओं की ये मांग है कि इस विवेचना को एक निष्पक्ष इकाई से कराया जाए। इसमें जो एसआईटी गठित की गई है उसमें न्यायिक अधिकारियों को इन्वॉल्व किया जाए। कम से कम हापुड़ का एक वरिष्ठ अधिवक्ता उस एसआईटी टीम शामिल किया जाए। ये हमारी अभी भी मांग बनी हुई है। पुलिस के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये से, और ये पुलिस से तो हमारी लड़ाई
कई बार हो चुकी है, ऐसा नहीं है कि इसी सत्ता में हुई, इससे पहले भी कई सत्ताओं से हमने लड़े हैं। किसी सरकार से हमारी लड़ाई नहीं है। पुलिस को कंट्रोल नहीं कर रही सरकार, और पुलिस इस तरीके निरंकुश हो चुकी है कि वो आम जनमानस के साथ जो व्यवहार करती है वो तो सभी जानते हैं। एक विद्वान वर्ग जिसे अधिवक्ता वर्ग है, जो न जाने कितने कई बार ऐसा हुआ है न्यायाधीशों की बात रखने के लिए अधिवक्ताओं को नियुक्त किया जा गया है। हम ऐसे विद्वान वर्ग से हुए हैं और हमारे ऊपर लाठीचार्ज जैसी क्रिया उन्होंने की और ऐसे बर्बरतापूर्व कार्रवाई की, उसका संज्ञान मुख्यमंत्री 8 दिन बाद ले रहे हैं जी। ये एक बड़ा प्रश्न है और ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। अभी फिलहाल हम इस पर लगे रहेंगे जब तक अधिवक्ताओं को पूर्ण रूप से अनुतोष नहीं प्राप्त हो जाता। शासन और सत्ता हमारे दर्द को प्रॉपर समझ नहीं जाती कि नहीं, अधिवक्ताओं की बात बिल्कुल सही है, हम अपनी बात मनवा के ही मानेंगे, आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। दर्शकों, आपको बता दूं कि जब भी हम अपराध से पीड़ित होते हैं तो हमारे लिए न्याय का रास्ता इन्हीं अधिवक्ताओं के माध्यम से खुलता है और न्यायालय तक हम अपनी बात पूरी पुख्ता तरीके से रख पाते हैं, तब जाके हमें न्याय मिलता है। भारतीय संविधान में कहा जाए तो हमारे भगवान अधिवक्ता ही होते हैं जो हमें अपराध से बचाते हैं या अपराधियों से बचाने में पूरी मदद करते हैं। दूसरी बात आपसे जानना चाहूँगा सौरभ श्रीवास्तव जी कि ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट उत्तर प्रदेश में क्यों लागू नहीं हो पा रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं सरकार की मंशा नहीं दिख रही है, और जैसा कि अब आप जानते ही होंगे कि 4 स्तंभ हैं जी। संविधान में। 4 स्तंभ हैं। पहले तो आपकी जो विधायिका है वो है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, और आप उसके बाद मीडिया है। मीडिया जी। मीडिया का काम सभी 3 जो आपके स्तंभ हैं उन पर नज़र रखना जी। और न्यायपालिका जो है उनको कैसे लागू करना है इसको ध्यान देती है, और कैसे उसको लागू करने के बाद कैसे उसको आगे चलाना है, और जो कार्यपालिका है उसको एक स्वरूप तैयार करती है, और विधायिका जो है उसको तैयार करके आगे लागू कराने का कार्य करती है। बिल्कुल। अब लेकिन जो समय चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि विधायिका नहीं चाहती है कि बाकी के 3 स्तंभ कहीं ना कहीं काम करें जी। वो चाहती है कि तीनों स्तंभ मेरे अंडर में आ जाए और हम सबसे स्ट्रांग पावर हो जाए। तो ये तो संविधान के बिल्कुल विरुद्ध हो जाएगा, और अधिवक्ता ही एक ऐसा वर्ग है जो इसका खुला विरोध करता है। चाहे आज का युग हो, चाहे आज़ादी का समय रहा हो, अधिवक्ताओं ने हमेशा गलत बात का विरोध किया है, और आज़ादी की लड़ाई से लेकर आज तक अधिवक्ता ही एक ऐसा वर्ग रहा है जिसने खुल के विरोध किया किसी भी गलत बात का, चाहे अंग्रेज रहे हो, चाहे आज भी हमारी सरकार कोई भी रही हो। हमारा किसी सरकार विशेष से कोई वो नहीं है जी कि आज भाजपा की सरकार है तो हम उसका विरोध कर रहे हैं। जी। जो सरकार गलत करेगी हम उसका विरोध करेंगे। अधिवक्ता किसी गलत बात को बर्दाश्त नहीं करेगा, न्याय विरुद्ध बात को बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि पूरा समाज हमको न्याय के रूप में हमको जानता है कि हम लोग उसको न्याय दिलाने के लिए कार्य करते हैं, और हम ही उसको न्याय नहीं दिला पाए तो फिर सरकार निरंकुश हो जाएगी। और इसलिए हम लोग जितेंद्र जी, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, दोनों जगह एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं हो पा रहा है। इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, अधिवक्ता के विषय में जहाँ तक ये बात होती है, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बात जो हो रही है, राजस्थान में भी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट ऐसे लागू नहीं हुआ है जी। महीनों आंदोलन उनको करना पड़ा। कोई भी शासन में, कोई भी सत्ता, कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि अधिवक्ता मजबूत हो। ये वर्तमान सरकार की बात ही नहीं है, इसके पहले भी तमाम सरकारें रही, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पे चर्चाएं होती रही हैं। कोई भी सरकार नहीं चाहती कि अधिवक्ता मजबूत हो। राजस्थान में या किसी अन्य राज्य में भी इसको लागू कराने के लिए आंदोलन करना पड़ा। ये हमारी लड़ाई है। सरकार कभी नहीं चाहती कि अधिवक्ता बाहुबली हो, बलिष्ठ हो, उसकी चीज़ें आगे इस तरह से आए, क्योंकि अधिवक्ताओं ने आंदोलन किया है। ये आज से नहीं, आज़ादी के पहले से अधिवक्ताओं ने ही आंदोलन किया। आज हम ये जो स्वतंत्र भारत का जो स्वरूप देख रहे हैं, ये अधिवक्ताओं की वजह से ही है। और अगर आप पूरी पिछले इतिहास को उठा कर देखेंगे तो जो बड़े क्रांतिकारी, बड़े नेता रहे हैं वो अधिवक्ता ही रहे हैं। बिल्कुल। सरकार नहीं चाहती कि अधिवक्ताओं में इतनी ताकत आ जाए कि वो कोई चीज़ निर्धारित करने की स्थिति पे आ जाएं, और उनकी जो एक मोनोपोली बनी हुई है, जो अपनी सरकार को अपने हिसाब से चलाने का जो निरंकुशता दिख रही है इस बार, कि आप इससे पहले भी देख सकते हैं पुलिस के ऊपर जो उनका अपना कंट्रोल है, अगर अधिवक्ताओं पर ये लागू हो गया तो कहीं ना कहीं सरकार को लगता है कि वो उनका जो निरंकुश शासन है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। दूसरी चीज़, अब ये क्यों लागू होना चाहिए? अधिवक्ता जिसकी लड़ाई लड़ने जाता है एक, अब अगर वो किसी के सहयोग में, किसी की मदद में वहाँ लड़ाई लड़ रहा होता है, तो न जाने
जबरन बेजा ही वो विपक्षी का दुश्मन बन जाता है। विपक्षी उसको अपना जाति दुश्मन मान लेता है, जिसके लिए वो लड़ रहा होता है वो उसको भूल जाता है। ऐसी न जाने कितनी यहाँ घटनाएं हो चुकी हैं जो विपक्षियों ने अधिवक्ताओं पर आक्रमण किया, न जाने कितनी हत्याएं हुई अधिवक्ताओं की जहां अधिवक्ता निर्दोष था। उसका दोष इतना था, हापुड़ मामला भी यही था कि एक अधिवक्ता की हत्या के बाद न्याय की मांग करना और पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करना। तो हम लड़ते किसी और के लिए हैं, मरते भी हम किसी और के लिए हैं, और हमें अगर संरक्षण नहीं प्राप्त होगा तो हम कैसे किसी के लिए न्याय की लड़ाई लड़ पाएंगे। तो अधिवक्ता जो चाह रहा है कि प्रोटेक्शन एक्ट उस पर लागू हो, ये निश्चित होना चाहिए कि अधिवक्ता ही जाकर के अगर दूसरे की लड़ाई लड़ता है। आप अगर इसको इस तरह से उदाहरण लें, पुलिस अगर किसी पुलिस प्रशासन के किसी पुलिस के कर्मी द्वारा कोई गलत कार्य किया जाता है और अधिवक्ता या कोई आम आदमी उसके ऊपर अभियोग पंजीकृत कराने की प्रक्रिया में आता है, उसको डबल लेयर प्राप्त है। पहले तो थाने में FIR नहीं लिखी जाएगी, वो न्यायालय जाएगा तो न्यायालय का निर्देश ये है कि आप उसको पहले शासन से परमिशन लीजिए तब उसके ऊपर अभियोग। यहाँ इस मंच से ये कहना मैं ये उचित नहीं समझता हूँ, लेकिन पुलिस की जो क्रियाविधि है, पुलिस की जो कार्यशैली है, इसको सभी जानते हैं। न जाने कितने पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो भ्रष्ट हैं, उन पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है, डबल लेयर मिली है। अधिवक्ता जो लड़ रहा है, जो लगातार लोगों को न्याय दिला रहा है, वो न जाने जाने अनजाने में लोगों का दुश्मन बन रहा, उसको अगर ये लेयर नहीं प्राप्त हो रही है, अगर उसको इस तरह से नहीं सुरक्षित किया जाएगा तो न्याय की लड़ाई कौन लड़ेगा। पूरा समाज आप संभाल नहीं पाएंगे, स्थितियां ऐसी हो जाएंगी धीरे धीरे। अधिवक्ताओं को अगर इस तरह से दबाया गया तो यहाँ जंगल राज होगा, यहाँ पर सिर्फ आतंकवाद होगा। बिल्कुल। सौरभ जी, एक सवाल आपसे करना है, जैसे अभी जितेंद्र जी कह रहे थे कि शासन और प्रशासन की मंशा ही नहीं है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। हापुड़ कांड कोई हल्का कांड नहीं है, और ये एक संकेत भी सरकार के लिए है कि जिस तरीके से चाहे मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार वहाँ पर इस एक्ट को लागू करती है, तो वहीं विपक्षी दल अगर कांग्रेस की सरकार राजस्थान में इसको एक्ट को लागू करती है, तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार क्यों नहीं कर पा रही? क्या आपकी जो एसोसिएशन है वो मजबूती से अपनी बात या पैरवी नहीं कर पा रही शासन तक? देखिए, हमारी एसोसिएशन तो मदर बॉडी है बार काउंसिल जी, और जो सेंट्रल बार, अवध बार, लखनऊ बार, ये जितनी बार है वो सब है NGO जी। और इस बार हमारी जो मदर बॉडी है उसने ठान लिया है कि हम उसको क्रमवार और चरणबद्ध तरीके से अपने आंदोलन को जारी रखेंगे और इस प्रोटेक्शन एक्ट को हम लोग प्राप्त करके ही रहेंगे। और इसके लिए हम लोग पूरी तरह से लगे हुए हैं कि अपनी मदर बॉडी के साथ खड़े रहें, और हर तरह से संभावना हमको दिख रही है कि कहीं ना कहीं मदर बॉडी हमारी पूरी तरह से लग कर उसको काफ़ी लागू करा लेगी। थोड़ा सा उसके आंदोलन में चरणबद्ध में कुछ परिवर्तन हो सकता है, लेकिन अब के आंदोलन पूरी तरह से होगा और इसको सरकार बिल्कुल मान ले कि अब की हम लोग पीछे हटने वाले में नहीं हैं और इसको लागू करा के ही रहेंगे। राजस्थान की सरकार की बात रही तो राजस्थान ने भी अधिवक्ता का हत्या होने के बाद इसको समझा और लागू किया, और आज अधिवक्ता वहाँ सुरक्षित है, उसको कई तरह के चीज़ें जो हैं उसको प्राप्त हो रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार पता नहीं क्यों इस बात को नहीं समझना चाह रही है कि अधिवक्ता उसका इस लागू करने से उसके संपर्क में आ जाएगा, उसके समर्थन में आ जाएगा। क्या ऐसा है कि सरकार, जो शासन के अधिकारी हैं, वो अधिवक्ताओं को मजबूत नहीं होना देना चाहते हैं कि जो विशेषाधिकार उन्हें इस एक्ट के तहत मिलेंगे उनसे प्रशासन के अधिकारियों को खतरा हो सकता है? जो मनमानी अभी चल रही है वो शायद रुक जाएगी जब एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होगा। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होने से अधिवक्ताओं का बल तो बढ़ेगा ही, और कहीं ना कहीं सरकार तक हमें लगता है कि जो कार्यपालिका में बैठे हुए वरिष्ठ अधिकारी लोग हैं वो बात को पहुंचा भी नहीं रहे हैं, और उनको लगता है कि जो उनका भ्रष्टाचार है, अधिवक्ता जब पावर में आ जाएगा, अपनी बात को कहेगा तो उनका भ्रष्टाचार उजागर कर देगा, तो उसकी डर की वजह से वो सरकार तक इनकी बात को नहीं पहुंचा रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद सरकार को इस बात को समझना चाहिए कि प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने से उनको कोई नुकसान नहीं है, उनको फ़ायदा ही है। और एक छोटा सा सवाल और, हापुड़ कांड में जब लाठीचार्ज हुआ तो बहुत से वकीलों को निर्मम तरीके से पीटा गया और कई ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं। उसके लिए क्या आंदोलन है कि उनके उपचार की उचित व्यवस्था हो? क्योंकि सरकार ने अभी जो फैसला लिया है उसमें CO समेत 141 पुलिसकर्मियों पर केस तो दर्ज हो गया है, लेकिन जो घायल हैं, जो पीड़ित हैं, उन्हें कैसे न्याय दिलाएंगे?
देखिए, मुकदमा कायम कर देना कोई अपने आप में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो भी हाईकोर्ट के आदेश पे किया, उसमें सरकार ने कुछ नहीं किया जी। हाईकोर्ट का ऑर्डर आने के बाद सरकार जागी और उसको लगा कहीं ना कहीं हाईकोर्ट इसको संज्ञान में ले लेगा और उसके खिलाफ हो जाएगा, पूरे प्रदेश में उसकी बदनामी होने लगी। अधिवक्ताओं में बिल्कुल रोष था और अधिवक्ता सड़क पर उतर आए। तब इनको लगा कि 8 दिन बाद कि अब मुझे दाखिल कर लेना चाहिए मुकदमा, नहीं तो अब हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब हाईकोर्ट ने 15 तारीख आपको दे दी है। 15 तारीख आगे की रणनीति क्या रहेगी? 15 तारीख तक किस तरीके का आंदोलन रहेगा आपका? देखिए, 15 तारीख तक खाली जो उन्होंने कहा है, एक जांच रिपोर्ट आने की बात कही है, हम लोग चरणबद्ध आंदोलन अभी जारी रखेंगे, आंदोलन बंद नहीं रखेंगे। क्योंकि जो इनकी विवेचना चल रही है, एसआईटी की विवेचना चल रही है, इसमें कोई भी बार काउंसिल का सदस्य जी। नहीं है। कोई भी अधिवक्ता हित के लिए कौन बात करेगा वहाँ पे? बिल्कुल। वहाँ अधिवक्ता हित की बात करने के लिए किसी भी बार की तरफ से कोई प्रतिनिधि चुना ही नहीं गया है। जी। अब जो लोग हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, जो हमारे ऊपर दुर्भावना से हमारे ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं, वही उस कमेटी के सदस्य हैं। जी। तो हम उनसे कैसे उम्मीद लगा लें कि वो हमारे विरुद्ध कोई भी आचरण नहीं करेंगे और हमारे खिलाफ कोई एसआईटी की रिपोर्ट नहीं आएगी? बिल्कुल, यानी कि आप जो एसआईटी गठन हुआ है या जो मामला दर्ज हो, उससे न्याय की उम्मीद नहीं करते हैं? हमें थोड़ा उससे न्याय की आशा कम है। मुझे नहीं लगता है कि वो पूर्ण रूप से न्याय कर पाएंगे और हमें लगता है कि किसी वरिष्ठ अधिवक्ता को, जो बार काउंसिल के हमारे पूर्व चेयरमैन रहे हैं, किसी को शामिल करना चाहिए ताकि अधिवक्ता अपनी बात को वहाँ पे रख तो सके। जब हमारे समाज का कोई आदमी वहाँ होगा नहीं तो अपनी बात को रखेंगे क्यों, कैसे, और हमारी बात को सुनेगा कौन? जैसे बगैर सुने अभी लाठीचार्ज कर दिया। हापुड़ में हमारी एक अधिवक्ता बहन प्रियंका, जो एक कार एक्सीडेंट एक मोटरसाइकिल से हो गया जो सिपाही की थी, मात्र उस पे लेकर सिपाही का पक्ष लेते हुए दरोगा द्वारा, संबंधित दरोगा द्वारा 4 मुकदमे उनके पर कायम कर दिए गए और उसका हमारी बार के द्वारा एक शांतिपूर्ण विरोध किया जा रहा था। और शांतिपूर्ण विरोध को दबाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए इस तरह की बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया, ये अपने आप में गलत प्रदर्शन था। और यही इन्होंने साबित कर दिया कि वो कितने निरंकुश हैं और अधिवक्ताओं को किस तरह से दबा के रखेंगे। ये उन्होंने हर जगह बिल्कुल साबित करने के लिए, उन्होंने जो महिला वकील थी उनको पुरुष जो कांस्टेबल्स थे उनके द्वारा, पुलिसकर्मी थे, उन्होंने घेर के बड़ी बर्बरतापूर्वक मारा गया, जो कि संविधान खींचा गया। जी। एक तरफ तो हम महिला के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि महिला प्रोटेक्शन की बातें करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बातें करते हैं, और एक तरफ हम अपनी सरकार में हम अपने सामने ही अपने ही जो मातहत हैं हम उनसे कहकर अपनी महिलाओं बहनों को पिटवा रहे हैं। तो दोनों चीज़ें आपस में विरोधाभास हैं, ये उचित नहीं है। सरकार को इस बात को समझना चाहिए कि जो दोषी पुलिसकर्मी हैं इनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो, निलंबित हो, और जो डीएम एसएसपी जिनके आदेश पे मेन मुख्य कार्य हुआ जी, उनको भी तत्काल वहाँ से हटाना चाहिए। जी। और जितेंद्र जी, जब से हापुड़ कांड हुआ है, वकीलों पे लाठीचार्ज हुआ, तब से प्रदेश भर में लगातार कोई ना कोई आक्रोश रूपी आंदोलन हो रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तो ऐसे में कैसे देखते हैं कि बड़ा राजस्व का नुकसान भी हो रहा है सरकार का? तो क्या सरकार को जो आपकी मांगे हैं वो मान लेनी चाहिए? क्योंकि बिना राजस्व के कोई विकास नहीं हो सकता है और इसके साथ ही न्याय प्रक्रिया भी बाधित होती है। निस्संदेह इससे नुकसान सरकार को हो रहा है, अधिवक्ताओं को हो रहा है। राजस्व की जहाँ तक बात करें कि आज 10 दिन लगभग होने जा रहा है, राजस्व से कोई काम नहीं हुआ है, रजिस्ट्री नहीं हो रही है, बेनामी नहीं हो रहे हैं, जिससे राजस्व आना था सरकार को। जेल से जो कैदी आने थे वो जेल परिसर में आने थे, जो न्यायालय परिसर में आने थे, उनकी पेशियां थी, वो सारी रुकी हुई हैं, रिमांड रुकी हुई है। अगर एक पूरे मुद्दे को बहुत गंभीरता से अगर देखा जाए तो न्याय प्रक्रिया एकदम ठप पड़ी हुई है और इसका शासन पर कोई असर नहीं हो रहा है। ये बड़ा बड़ा विषय है। अधिवक्ता कभी नहीं चाहता कोई आंदोलन हो, क्योंकि सबसे पहले अधिवक्ता प्रभावित होता है। अधिवक्ता न्यायालय आता है अपनी आजीविका के लिए और वो 10 दिन से बंद है तो अधिवक्ता स्वयं इतना प्रभावित है। और उसके साथ जो राजस्व सरकार को जाना था वो भी लगातार प्रभावित हो रहा है। फिर भी शासन को, सत्ता को ये जरा सा भी इसके ऊपर वो नहीं चेत रहे हैं कि इस विषय पर हमारी जो मांगे हैं वो बिल्कुल विधिक हैं, संवैधानिक हैं, हमारी मांगों को पूर्ण करें और जो ये इतनी बड़ी क्षति हो रही है राजस्व की, उसको बचाया जाए। निसंदेह ऐसे आंदोलनों से छोटी मोटी हानि नहीं होती है।
अगर आप पूरा उसका आंकड़ा निकालेंगे तो 10 दिनों में होने वाली हानि को भरने के लिए 6 महीने लग जाएंगे शासन को। उस पर भी विचार नहीं कर रहा शासन। ये एक बड़ा विषय है जिसे शासन को खुद समझना चाहिए, लेकिन अभी वो नहीं आ रहे हैं आगे। और अधिवक्ता इतनी मजबूरी में है कि वो अपनी आजीविका को रोक करके आंदोलन कर रहा है। अधिवक्ता आप इसको समझ सकते हो किस पीड़ा में है कि वो अपना आजीविका को रोक करके वो आंदोलन में रत है। उसको कहीं ना कहीं कष्ट है कि वो ठीक है, हमको आमदनी नहीं हो रही, हमारी आजीविका रुकी हुई है, लेकिन हम अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये शासन को भी समझना चाहिए कि अधिकारों की लड़ाई है, इस पर एक निष्कर्ष निकालें और हमारी मांगों को पूरा करें और चीज़ें यथावत फिर से अपनी स्थिति पे आ जाएं। सौरभ जी, एक सवाल और है आपसे, क्या इन मांगों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेगा आपका कोई प्रतिनिधिमंडल? कोई ऐसी आपकी बार की तरफ से रूपरेखा तैयार की गई है? बार की तरफ से तो अभी एक ऐसी सिंपल एक रूपरेखा ये तैयार है कि अभी तो चरणबद्ध आंदोलन होगा, और क्योंकि अभी योगी जी की तरफ से भी कोई ऐसा सिग्नल आया नहीं है कि हमको अधिवक्ताओं से मिलना है। उनको ऐसा लगता है कि शायद मैं अधिवक्ताओं को दबा लूँगा और उनके आंदोलन को ख़त्म कर दूँगा। जो उनके पास तंत्र है वो भी उनको ऐसे ही समझा रहा है, लेकिन ये अधिवक्ता रुकने वाला नहीं है, आंदोलन आगे जारी रहेगा। तो योगी जी से मेरा निवेदन है कि अधिवक्ताओं के किसी प्रतिनिधिमंडल को जो बार काउंसिल से संबंधित है उनको बुलाकर उनको मिलना चाहिए स्वयं, और अधिवक्ताओं की पीड़ा को समझ के आगे की कार्रवाई को सुनिश्चित करना चाहिए। आप दोनों से एक सवाल है, जितेंद्र जी और सौरभ जी। कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं की सुरक्षा को लेकर तमाम ऐसे मामले देखे गए हैं। अभी हाल में ही आपने देखा था कि लखनऊ कोर्ट के अंदर ही फायरिंग हुई थी, उमेश पाल हत्याकांड है, ऐसे कई हैं। चाहे अभी ताज़ा जो मामला रहा जिस पे हापुड़ में जो मुद्दा उठा के गाजियाबाद में वकील की हत्या किया जाना। तो सुरक्षा के मानकों को ध्यान में रखते किस तरीके के प्रावधान चाहते हैं या सुरक्षा मानक चाहते हैं कि जब कोर्ट परिसर में लोग जाएं तो किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था की जाए, चेकिंग की जाए, ताकि यह क्लियर हो सके कि यह अधिवक्ता हैं, ये वादी हैं, ये आरोपी हैं? निसंदेह इस विषय पर एक बात अपनी तरफ से रखना चाहूँगा जी। न्यायालय परिसर भी कहीं ना कहीं सरकार ही उसको गवर्न कर रही है। हमने कई बार देखा है वादकारी न्यायालय परिसर में न्यायालय के रूम तक उपस्थित आ जाता है। वादकारी जाकर के न्यायालय के ऑफिस में पहुंच जाता है, बाबुओं से तक मिल सकता है। सुरक्षा की दृष्टि से व्यवस्थाएं तो सारी दिख रही हैं, आम जनमानस पहुंच जाता है वहां जहां पर न्यायाधीश का कमरा है। तो इस विषय पर शासन को विशेष अपनी नज़र रखनी चाहिए। जो उनकी सुरक्षा प्रणाली इन्होंने हमारे जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में लगाई है उसकी एक बार पुनः जांच करें, पुनर्विवेचना करें। कहीं ना कहीं गलती है, कमी है, तभी तो ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि न्यायालय परिसर में शस्त्र उपस्थित है। न्यायालय परिसर में अभी आपने हाल ही में कितनी बड़ी घटना देखी, न्यायालय परिसर में गोलियां चल रही हैं। इससे अधिवक्ता स्वयं आहत है। हमारी मातृ संस्था ने, राज्य विधिक परिषद ने इस पर भी विशेष एक कार्य उस पर सुनिश्चित करते हुए इन्होंने एक ये प्रणाली बना दी कि हम अधिवक्ताओं की भी जांच करेंगे, उनकी भी एक अलग से जांच करके एक उन्होंने एक प्रक्रिया निकाली जिसमें सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का उन्होंने प्रावधान किया कि हम ये जाँच करेंगे कि कौन अधिवक्ता है, कौन अधिवक्ता नहीं है। मातृ संस्था की तरफ से सारे कार्य किए जा चुके हैं। उन्होंने एक बड़े पैमाने पर अधिवक्ताओं की जांच की है, अधिवक्ताओं की लिस्ट जारी की है कि ये अधिवक्ता हमारे यहाँ ये पंजीकृत अधिवक्ता हैं, ये अधिकृत अधिवक्ता हैं। हमारे यहाँ जो जिला न्यायाधीश महोदय हैं उन्होंने भी एक प्रक्रिया अलग से उस पर आरंभ की। जांच करने के लिए हर एंट्री गेट पर स्कैनिंग की जा रही है। अब ये सारी चीज़ें आ जाती हैं पुनः वहाँ पर जहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों की बात होती है। अधिवक्ता कोई सुरक्षा एजेंसी नहीं है। ये हमेशा ये शासन से ही तो ये हम अपनी मांग रखेंगे कि शासन इस पे अपनी नज़र रखे कि उनकी सुरक्षा एजेंसियों को इतना पारंगत करे कि वो ये परख सके कि अंदर जाने वाला व्यक्ति जो जा रहा है वो अधिवक्ता है, वादकारी है या एक आतंकवादी है। इसकी परख करने के लिए एक उत्कृष्ट श्रेणी की वहाँ पर सुरक्षा एजेंसी लगाई। मैं तो शासन से ये अपील करता हूँ कि समस्त न्यायालय परिसर को सीआरपीएफ से कवर किया जाए। वहाँ पर एंट्री जो हो रही है उसको प्रत्येक व्यक्ति की जांच की जाए। इवन जो एंट्री कर रहा है अधिवक्ता भी इसमें सहर्ष अपनी जांच कराने को तैयार है। सभी अधिवक्ता अपनी जांच कराते हैं, एंट्री करते समय अपनी जांच कराते हैं। अब ये सारी जिम्मेदारी एजेंसियों पे आती है, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अपने कार्य को सही तरीके से करेंगी तो ये भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकी जा सकती। सौरभ जी, आपकी दृष्टि में किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए? जैसा कि अभी जितेंद्र जी ने बताया, आप कुछ और विचार रखते होंगे कैसे और सुरक्षा को मजबूत किया जा सकता है?
देखिए, कहीं ना कहीं प्रशासन हमारे उच्च न्यायालय की सुरक्षा और जिला न्यायालय की सुरक्षा को दोनों को अलग अलग स्वरूप से देखता है। उसको लगता है कि अगर हमने हाई कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था कम करी तो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो जाएगी, उसकी नौकरी जा सकती है। लेकिन वही सुरक्षा व्यवस्था वो जब जिला न्यायालय की बात करता है तो कोई घटना होने के बाद तत्काल तो हफ्ते भर तो बड़ी सुरक्षा व्यवस्था दिखाई देती है, लेकिन हफ्ते भर बाद फिर वही उसी की तरह चलने लगता है, सामान्य बिल्कुल व्यवहार हो जाता है। तो क्यों ना कि जैसे सुरक्षा व्यवस्था उनके द्वारा हाईकोर्ट में दी जा रही है, जो भी मुवक्किल आता है उसका पास बनता है बाकायदा, और अधिवक्ताओं का अपना पास है, वो पास दिखा के अधिवक्ता अंदर जाता है और जिस अधिवक्ता को अपने मुवक्किल को बुलाना होता है उसके लिए पास जारी करता है। नहीं, इसके लिए जो न्यायिक प्रक्रिया है या पुलिस यह व्यवस्था करती है, आपसे जानना चाहेंगे? देखिए, पुलिस एक फॉर्मेट बना के तैयार करती है और तैयार करके माननीय जिला न्यायाधीश को देती है, तो उसको जिला न्यायाधीश द्वारा जो है उसको जारी करने के लिए आदेश पारित किया था। लेकिन पुलिस ने कभी इस तरह से कोई कार्रवाई करने के लिए कभी मंशा जाहिर ही नहीं करी कि हमको इस तरह से करना है। हालांकि जिला न्यायाधीश महोदय के द्वारा हर बार कहा गया कि सुरक्षा व्यवस्था पुख्ती की जाए, और अभी हाल ही में देखा कि हमारे कोर्ट परिसर में SC/ST कोर्ट के बिल्कुल कोर्ट परिसर के अंदर ही जहाँ न्यायालय चल रही थी वहीं पे संजीव मैसरी जीवा नामक एक अपराधी की हत्या हो जाती है जी। और जघन्य अपराध था ये कि कोर्ट परिसर के अंदर जी गोली चलाया जाना, और उसके बाद ही ये देखा जाए कि आरोपी का भागना। हालांकि वहां पे तमाम अधिवक्ता पुलिस बल मौजूद था, उससे आरोपी को पकड़ लिया गया। इसमें और लोगों की भी जान जा सकती थी, खासकर जो अधिवक्ता मौजूद थे उनकी जान जा सकती थी। देखिए, कहने को तो हमारी कोर्ट परिसर में हर कोने पे CCTV कैमरा लगा है और उसका मॉनिटर वहाँ पे ऊपर हमारे वहाँ। एक चीज जानना चाहेंगे, CCTV की आपने बात की, क्या वास्तव में वहाँ काम करते हैं? क्योंकि जीवा हत्याकांड के बाद जब CCTV वहाँ खंगाले गए तो बहुत से CCTV ऐसे थे काम ही नहीं कर रहे थे। मैं उसी पे आपको बताना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये पुलिस के ऊपर बड़ा प्रश्न चिन्ह था जी कि क्या उस दिन पुलिस के द्वारा जानबूझकर हत्या में सम्मिलित होकर उस CCTV कैमरे को बंद करा दिया गया था? जी, क्योंकि पूरे परिसर में CCTV कैमरा जो सुचारू रूप से पुलिस की बड़ी जिम्मेदारी है चल रहा है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण आपने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। ये बड़ा प्रश्न है, इस पर इस विषय पर बिल्कुल कहना चाहिए कि सुरक्षा एजेंसी की जिम्मेदारी है ये जी। अधिवक्ता सुरक्षा एजेंसी नहीं है, न माननीय न्यायाधीश महोदय हैं जी। वो तो इस बात पर अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं कि हमारी एजेंसियां काम करेंगी। अगर उस घटना से रिलेटेड उस घटना को अगर आप संदर्भित करते हुए पूरे विषय को देखें तो न्यायाधीश महोदय से मात्र 10 फीट की दूरी पे गोली चली, न्यायाधीश कहाँ सुरक्षित थे? जी। उनकी भी जान जा सकती थी। जिस तरह आबर ताबड़ गोलियां चली, छोटी सी बच्ची को गोली लगी, न्यायाधीश महोदय कहाँ सुरक्षित थे? तो ये सारी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आकर के उस सुरक्षा एजेंसी पे आती है जो वहाँ सारी प्रणाली को देख रही है। इसमें ना अधिवक्ता कहीं से कुछ उसमें हस्तक्षेप कर सकता है, ना न्यायाधीश महोदय कर सकते हैं। अब उस सुरक्षा प्रणाली को कौन गवर्न कर रहा है ये शासन निर्धारित करे, शासन उसकी जांच करे कि ऐसी कमियां क्यों हो रही हैं। और न्यायालय जैसे जहां पर मतलब पूरे प्रदेश का एक बड़ा तबका कार्य क्षेत्र का वहां पर उपस्थित रहता है, कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना हो जाएगी जिसको नहीं रोक पाया जाएगा, सामने प्रमाण है। और ये सारी जिम्मेदारियां उस सुरक्षा एजेंसी पे आती है और सुरक्षा एजेंसी शासन से गवर्न होती है। तो इसमें ना न्यायाधीश महोदय कुछ कर पाएंगे ना अधिवक्ता कुछ उसमें कर सकता। हम तो स्वयं अपने आप को बड़ा लाचार महसूस करते हैं कि हम ऐसी जगह काम करने जा रहे हैं जहाँ कभी भी गोली चल सकती है। जी बिल्कुल सर, चलते चलते एक अंतिम सवाल। अब ये हापुड़ कांड को लेकर जहां अभी हाईकोर्ट ने 15 तारीख की आप लोगों को डेट दे दी, उसमें सुनवाई होगी, क्या रणनीति रहेगी? जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराने को लेकर क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगी आपकी समितियां? देखिए, इस संदर्भ में राज्य विधिक परिषद की कल बैठक होनी है जी। माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया था इलाहाबाद पीठ से, जिसका सम्मान रखते हुए निश्चित ही मात्र संस्था है हमारी, वो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर निर्धारित करेगी कि न्यायालय के उस आदेश का सम्मान हो। किंतु आंदोलन का स्वरूप बदल सकता है, आंदोलन की रूपरेखा बदल सकती है। लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी से राज्य विधिक परिषद के अपने उन सम्मानित सदस्यों की तरफ से ये बात रखने को मैं बिल्कुल पूरी मजबूती से रख रहा हूँ कि आंदोलन नहीं रुकेगा, आंदोलन यथावत रहेगा। स्वरूप बदल सकता है, उसका प्रारूप बदल सकता है हमारी, लेकिन क्रमबद्ध तरीके में कुछ बदलाव आ सकते हैं, वो न्यायालय के आदेश का सम्मान रखते हुए। आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा।
बिल्कुल दर्शकों, ये देखिए हमारे जो अधिवक्ता हैं जितेंद्र कुमार त्रिपाठी, उनका बड़ा बयान है कि आंदोलन का स्वरूप बदल सकता है लेकिन आंदोलन खत्म नहीं होगा। आज की हमारी जो खास पेशकश थी वकील साहब, हमारा जो खास कार्यक्रम है उसमें हमारे साथ दो वरिष्ठ अधिवक्ता मौजूद थे, सौरभ कुमार श्रीवास्तव और इसके साथ जितेंद्र कुमार त्रिपाठी। दोनों ने ही बेबाकी से अपनी हापुड़ कांड पर बात रखी और इसके साथ ही जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है वो क्यों नहीं लागू हो पा रहा है उस पर भी उन्होंने मंथन किया और बहुत सी बातें बताई। खासकर अधिवक्ताओं की सुरक्षाओं को लेकर भी उन्होंने तमाम सुझाव भी रखे, विचार भी रखे और इसके साथ ही जो सुरक्षा एजेंसी है उनसे मांग भी की। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ आवर।